वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रावेंद्र एकेडमी दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। कल बहुत सारे बच्चों ने बोला कि करंट ट्रांसफार्मर पढ़ना है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ा देता हूं जिसमें करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्टली रहेगा करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। तो जल्दी से मेक श्योर कर लीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के मेरे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। तो देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो दो शब्दों को मिला के बना हुआ है। पहला है इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है ट्रांसफार्मर। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला तो इंस्ट्रूमेंट और दूसरा कोई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं एम मीटर या वोल्ट मीटर, राइट। एम मीटर और वोल्ट मीटर के साथ अगर हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में, तो उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब दूसरा बात कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम एम मीटर और वोल्ट मीटर को किसी ट्रांसफार्मर की हेल्प से यूज किया कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है एम मीटर और वोल्ट मीटर में हम एम्पियर रेंज का या वोल्टेज रेंज का जो वोल्टेज है वो मेजर कर सकते हैं। बट अगर आपको किलो एम्पियर और किलो वोल्ट में वोल्टेज मेजर करना हो, तो क्या आप अकेले एम मीटर और वोल्ट मीटर के हेल्प से किलो एम्पियर और किलो वोल्ट का वोल्टेज मेजर कर सकते हो? आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, ऐसा क्यों है कि हम इतना ज्यादा हाई वोल्टेज यानी कि किलो वोल्ट में वोल्टेज और किलो एम्पियर में जो करंट है वो नॉर्मल अपने एमीटर वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते? क्योंकि बोथ एमीटर can't handle large current and voltmeter can't handle large voltage। क्योंकि जो हमारे लैब के एमीटर और वोल्टमीटर हैं वो बहुत कम करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये बहुत लार्ज वोल्टेज और बहुत लार्ज करंट हैंडल नहीं कर सकते। तो मान लीजिए हम नहीं माने, राइट, हम हैं एक जिद्दी आदमी। हमने क्या किया कि एमीटर को हमने लगा दिया किलो एम्पियर तक की करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर को हमने लगा दिया किलो वोल्ट तक का वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों डैमेज हो जाएंगे। बट स्पेसिफिकली दोनों के कौन कौन से पार्ट डैमेज होंगे? मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं कि जो लार्ज वोल्टेज है कैन डैमेज इंसुलेशन। तो वोल्ट मीटर का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, कैन डैमेज इंसुलेशन लिख लीजिएगा। लार्ज वोल्टेज इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है, और हाई करंट कैन डैमेज क्या बताइए? वाइंडिंग्स, राइट। तो हमेशा जो वोल्टेज है वो इंसुलेशन को इफेक्ट करता है और जो करंट है वो वाइंडिंग को इफेक्ट करती है। यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि जो लार्ज वोल्टेज है उससे इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, बट जो हाई करंट है वो वाइंडिंग को कैसे डैमेज करेगी? तो देखिए, लार्ज करंट या हाई करंट का मतलब क्या है? करंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और आपकी वाइंडिंग जल सकती है, राइट। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया? लगाया, हमने एक खोज किया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की।
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है करंट ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। राइट। करंट ट्रांसफॉर्मर आज का हमारा जो टॉपिक है वो करंट ट्रांसफॉर्मर का है। तो विद द हेल्प ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर हमें कितनी भी हाई वैल्यू की करंट मेजर करनी हो, मान लीजिए 500 किलो एम्पियर की करंट मेजर करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम इस 5 किलो एम्पियर की करंट को कितना स्टेप डाउन कर देंगे, 5 एम्पियर तक। और हमें पता है 5 एम्पियर हम किसी भी एमीटर से मेजर कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे जो करंट ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर रहे हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर हमेशा क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि वोल्टेज को वो बढ़ा देता है, करंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। सो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हैज टू जॉब्स। देयर आर two steps involved in instrument transformer. किसी भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है ये करंट को कम कर देगा, यानी कि करंट को स्टेप डाउन कर देगा, और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर अगर है तो वो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप सॉरी ये क्या हो रहा है, या राइट। तो यहाँ पे जो स्टेप इन्वॉल्व है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, इसकी जगह पे लिखिएगा देयर आर टू फंक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के दो कर्तव्य होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है कि ये करंट की वैल्यू को कम कर देता है और वोल्टेज की भी वैल्यू को कम कर देता है, यानी कि इट स्टेप्स डाउन high voltage and current to a lower value, राइट। और इस लोअर वैल्यू को हम अपने किसी भी लैब के इंस्ट्रूमेंट एमीटर या वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं। दूसरा, इट आइसोलेट्स द मेन सप्लाई या एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड इंस्ट्रूमेंट। इट आइसोलेट the high voltage and current from our instrument। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो वोल्ट मीटर और एम मीटर लगा हुआ है, वो डायरेक्टली हमने हाई वोल्टेज और हाई करंट की सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। बीच में कौन है, बीच में हमारा है ट्रांसफॉर्मर। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ रहता है क्योंकि ये आइसोलेटेड है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए देखते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ये तो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दिया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हम क्यों यूज करते हैं और क्या होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा करंट ट्रांसफॉर्मर। चलिए, तो करंट ट्रांसफॉर्मर में एक वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है। करंट ट्रांसफॉर्मर हैज ओनली one primary winding
ऑफ सिंगल टर्न, राइट। करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ एक ही टर्न होता है, इसी वजह से एंड इट इज कॉल्ड एज बार प्राइमरी। किसी भी क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा आपको या फिर आप खुद से सॉल्व करोगे तो कहीं पे भी अगर बार प्राइमरी दिया गया है तो ये आप समझ जाना कि प्राइमरी वाइंडिंग में एक ही टर्न है, राइट। मोस्टली एक ही टर्न होता है, ज्यादातर आपको एक ही टर्न देखने को मिलेगा। और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। देयर आर 3 सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो तीनों सेकेंडरी वाइंडिंग में पहली वाइंडिंग में हम कनेक्ट करते हैं रिले, जो फॉल्ट को एनालाइज करता है। दूसरे में हम यूज करते हैं एमीटर, उसी को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो कि करंट मेजर करने वाला है। और तीसरी वाइंडिंग में हम कनेक्ट करते हैं वॉट मीटर, करेक्ट। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा सर्किट हो गया करंट ट्रांसफार्मर का, करंट ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम। यहां से हमारी जा रही है प्राइमरी करंट IP और ये है हमारी सेकेंडरी करंट IS। ये लगा हुआ है हमारा एमीटर, जो कि इस करंट को मेजर करेगा। यहाँ पे लगा दिया है हमने एक वॉट मीटर, इनफैक्ट पावर मेजर करने के लिए। यहाँ पे लगा हुआ है R और ये R है हमारा रिले, राइट। तो ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर होगा। तो पहला यानी कि N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना होता है 1, और मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है N2। हर तीन सेकेंडरी वाइंडिंग है तो सभी वाइंडिंग्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो होगा N2। हमें मतलब किससे है, इस वाले से, क्योंकि हमें करंट ये वाली वाइंडिंग मेजर करके दे रही है जहां पे एमीटर लगा हुआ है, राइट। तो अब मुझे बताइए फ्रॉम एमएमएफ बैलेंस मेथड, एमएमएफ बैलेंस मेथड क्या बोलता है। ट्रांसफार्मर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एमएमएफ बैलेंस मेथड बोथ द एमएमएफ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग मस्ट बी सेम। प्राइमरी वाइंडिंग का एमएमएफ और सेकेंडरी वाइंडिंग का एमएमएफ सेम होना चाहिए। एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, यानी कि प्राइमरी का एमएमएफ N1IP इज इक्वल टू होना चाहिए N2IS, या यहाँ पे IP अपॉन IS इज इक्वल टू N2/N1। ये रेशियो मिल रहा है हमें। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से जो हाई करंट, प्राइमरी करंट जो किलो एम्पियर में है उसको 5 एम्पियर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है हमारी सेकेंडरी करंट। इसका मतलब सेकेंडरी करंट की वैल्यू बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फर्स्ट से हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो इसीलिए मैंने बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 1 रखिए, और जितना भी आपको कम करना है कुछ इस तरह से जो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स है वो डिजाइन करिए कि ऑलमोस्ट 5 एम्पियर तक हमें सेकेंडरी में मिल जाए, जो कि हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि हम कभी भी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं करते। नेवर ओपन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। व्हाई? कभी भी हम करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों नहीं ओपन रखते, चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर में
हमेशा जो टोटल फ्लक्स है ट्रांसफॉर्मर की कोर में, जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होती है, प्राइमरी फ्लक्स माइनस सेकेंडरी फ्लक्स, राइट। सेकेंडरी फ्लक्स हमेशा प्राइमरी फ्लक्स को अपोज करती है, ये मैंने ट्रांसफॉर्मर के लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है। तो अगर हमने सेकेंडरी को ओपन कर दिया, इफ सेकेंडरी ओपन सर्किटेड, सेकेंडरी अगर ओपन हो गई तो सेकेंडरी करंट क्या हो गई, जीरो। सेकेंडरी करंट जीरो मतलब सेकेंडरी फ्लक्स जीरो। अगर ये सेकेंडरी फ्लक्स जीरो हो गई तो जो फाई टोटल है, टोटल फ्लक्स वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मर की कोर में जो टोटल फ्लक्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रॉम फैराडेज लॉ हम क्या जानते हैं, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर ये टोटल फ्लक्स इंक्रीज हो गई तो जो ईएमएफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, और दिस इंसुलेशन सॉरी दिस इंक्रीज ईएमएफ या दिस हाई वैल्यू ऑफ ईएमएफ might damage the insulation of secondary winding। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का इंसुलेशन डैमेज हो सकता है अगर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन कर दिया इन द केस ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर। दूसरा केस देखते हैं, अगर टोटल फ्लक्स बढ़ गई तो हमारा जो कोर है वो क्या हो सकता है, सैचुरेट। कोर हमारा सैचुरेट हो सकता है, और अगर कोर सैचुरेट हो गया तो ये हाई फ्लक्स की डिमांड करेगा, और इस हाई फ्लक्स को की डिमांड को पूरा करने के लिए ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा नो लोड करंट ड्रॉ करने लग जाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए हम सेकेंडरी वाइंडिंग सीटी की कभी ओपन नहीं करते। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर। हेडिंग डाल लीजिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है किसके, जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा है। ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है हमारा ईएमएफ, ये हमारा है कोर, यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी ईएमएफ, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रिएक्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, लोड रिएक्टेंस, और एक चीज हम भूल रहे हैं, नो लोड ब्रांच। तो यहाँ पे हमने बना दिया अपनी नो लोड ब्रांच रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो ये प्रॉपर हमारा बन गया ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है, तो मान लेते हैं प्राइमरी वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट कितना मिला, आईपी। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N1 और N2, राइट। अब ये है प्राइमरी रेजिस्टेंस आरपी, ये है सेकेंड प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस जेएक्सपी। यहाँ पे करंट जा रही है नो लोड, बिकॉज ये नो लोड ब्रांच है। ये आर नॉट, ये एक्स नॉट। आर नॉट से कौन सी करंट फ्लो होती है, आई डब्ल्यू। एक्स नॉट से कौन सी करंट फ्लो होती है, आई म्यू। ट्रांसफॉर्मर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो है प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम बोल रहे हैं ईपी। यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम बोल रहे हैं ई2। यहाँ जा रही है सेकेंडरी करंट आईएस। ये है सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस जे एक्सएस। ये हमारा है लोड, लोड। तो ये है आर एल, ये है जे एक्स एल, करेक्ट। यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दो चीजें मैं यहां पे डिफाइन करना चाहूंगा। पहला होता है नॉमिनल रेशियो, नॉमिनल रेशियो जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉमिनल रेशियो हमेशा क्या होता है,
N2 बाई N1। दूसरी चीज मैं डिफाइन करना चाहूंगा एंगल, एंगल इन सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। तो एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा से, और ये डेल्टा बन किसके किसके बीच में रहा है, सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी ईएमएफ के बीच में, राइट। ये ईएस है, ई2 की जगह ईएस मान लीजिएगा इसे, सेकेंडरी ईएस। तो ईएस और आईएस के बीच का जो एंगल है वो है डेल्टा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी सेकेंडरी सर्किट को देख के? तो जो डेल्टा है वो हो जाएगा tan इनवर्स x बाई आर होता है। तो टोटल x कितना है, एक्सएस प्लस एक्सएल, एक्सएल प्लस एक्सएस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर एल प्लस आर एस। करेक्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर आपको देखने को मिलेगा जिसे जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल रेशियो। तो अगर हम रेशियो फॉर्म में कैलकुलेट करें तो यहाँ पे यहाँ वाली करंट कितनी आ जाएगी, आई एस जो करंट है उसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पिक्चर में आ जाएंगे, जिसे हम बोल सकते हैं एन आई एस। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, N2 बाई N1। करेक्ट, यहां तक क्लियर है। बट अब यहां पे एक चीज देखिएगा, हम क्या जानते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, नॉमिनल रेशियो, यानी n के बराबर। यही तो हमने पढ़ा है कि स्टार्टिंग में देखिए ऊपर मैंने आपको क्या करवाया था, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए Ip अपॉन आई एस इज इक्वल टू N2 बाई N1। Ip बाई आई एस इज इक्वल टू N2 बाई N1। N2 बाई N1 क्या है हमारा, नॉमिनल रेशियो। तो Ip अपॉन आई एस की जो वैल्यू है वो नॉमिनल रेशियो के बराबर होनी चाहिए। बट आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के बताइए, यहाँ पे Ip अपॉन आई एस की जो वैल्यू है वो नॉमिनल रेशियो n के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लगाइए KCL, क्या मिल रहा है आपको, Ip इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एन आई एस, राइट। मतलब यहाँ पे जो Ip है वो बड़ी है NIS से, Ip is greater than NIS because of this no load current I naught। तो यहाँ पे Ip अपॉन IS का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन नॉमिनल रेशियो है, इसी को बोलते हैं रेशियो एरर। हम क्या चाहते हैं कि प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट का जो रेशियो है वो नॉमिनल रेशियो के बराबर हो, दैट इज n जो है N2 बाई N1। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट का जो रेशियो है वो n से बड़ा है, इसी को बोलते हैं रेशियो एरर। अब एक और एरर इसमें आता है एंगल एरर। करंट ट्रांसफार्मर के केस में दो एरर होते हैं, एक रेशियो एरर, दूसरा एंगल एरर। तो रेशियो एरर हमने देख लिया, चलिए चलते हैं एंगल एरर देखते हैं। एंगल एरर देखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम। तो फेजर सेम ट्रांसफार्मर की तरह है, चलिए देखते हैं फेजर बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्लक्स। फ्लक्स के फेज में कौन होता है बताइए, वो करंट जिसने उसको जनरेट किया है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट। ईएमएफ जो है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है, तो इसे प्राइमरी ईएमएफ हम मानेंगे। एक और करंट है वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट आईडब्ल्यू। वॉटफुल कंपोनेंट फ्लो किससे हो रही थी, देखिए वॉटफुल कंपोनेंट फ्लो हो रही थी रेजिस्टेंस आर नॉट से, और आई म्यू फ्लो हो रही थी एक्स नॉट से। तो
तो आई म्यू रिएक्टेंस से फ्लो हो रही है, इसीलिए ईएमएफ से 90 डिग्री लैग कर रही है, और आई डब्ल्यू दैट इज वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है, इसीलिए वोल्टेज के साथ या ईएमएफ के साथ फेज में है। अगर आपको आई डब्ल्यू और आई म्यू में प्रॉब्लम है तो वो ट्रांसफार्मर का लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में बात करी है इनके बारे में। बट नो लोड करंट हमारी कितनी है? नो लोड करंट है आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू। इसका मतलब आई म्यू और आई डब्ल्यू का जो रिजल्टेंट है वो है हमारा नो लोड करंट आई नॉट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे का क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री। तो ये प्राइमरी है तो ये हो गया सेकेंडरी ई एस, बिकॉज N2 बाई N1 इंटू प्राइमरी, राइट। अब हम मान लेते हैं हमारा लोड जो है वो लैगिंग नेचर का है, क्योंकि लोड हमारा RL और XL हमने लिया था, राइट। तो हमारी जो सेकेंडरी करंट है वो डेल्टा डिग्री लैग कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी ईएमएफ। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो IS है सेकेंडरी करंट, वो NIS करंट से 180 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट, ट्रांसफार्मर एक्शन के अकॉर्डिंग। तो NIS जो करंट है वो जस्ट इसके ऑपोजिट बनेगी, NIS। अब अगर आप ट्रांसफार्मर को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे KCL लगाओगे, तो प्राइमरी करंट IP क्या है, I नॉट और NIS का सम, यानी कि प्राइमरी करंट IP इज इक्वल टू नो लोड करंट N नॉट प्लस NIS। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इसका रिजल्टेंट IP, राइट। IS और NIS एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। होना क्या चाहिए था कि जो प्राइमरी करंट है और सेकेंडरी करंट है उनके बीच 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था। बट क्या ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी करंट के बीच में? नहीं बन रहा है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट इज लेस देन 180 डिग्री। होना कितना चाहिए था, 180 डिग्री, बट हो कितना रहा है, लेस देन 180। किसकी वजह से, इस नो लोड करंट की वजह से। इसी को बोलते हैं एंगल एरर, इसी को बोला जाता है एंगल एरर। तो आपको दो एरर अच्छे से पता चल गए, रेशियो एरर और एंगल एरर इन द केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रेशियो एरर। तो मान लेते हैं जो एक्चुअल एरर है, हमारी एक्चुअल रेशियो है, वो है प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट। लेट एक्चुअल रेशियो इज इक्वल टू प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, और इसे मान लेते हैं कैपिटल R। लेट, हमने इसको एज्यूम कर लिया है, आप यहाँ पे कैपिटल R की जगह कुछ भी ले सकते हो। नॉमिनल रेशियो क्या था हमारा, नॉमिनल रेशियो याद करिए, मैंने करवाया है स्मॉल n। तो यहाँ पे जो कैपिटल R की वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल n प्लस आई डब्ल्यू कॉस डेल्टा प्लस आई म्यू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई आई एस। ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डेरिवेशन करना है तो बता दीजिएगा, मैं किसी लेक्चर में करवा दूंगा। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे n क्या है हमारा, n है नॉमिनल रेशियो, नॉमिनल रेशियो। अब अगर हमें रेशियो एरर निकालना हो, परसेंट रेशियो एरर, तो परसेंट रेशियो एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू
अपॉन मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी, या इस तरह से बोलिए कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ये होता है हमारा रेशियो एरर इनटू 100। तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू हमारी क्या है, नॉमिनल रेशियो n, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या है r डिवाइडेड बाई r इनटू 100। तो ये होता है परसेंट रेशियो एरर का फॉर्मूला। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा इसको देखने के बाद। अगर मान लीजिए हमारा लोड रेजिस्टिव है, when our load is resistive, अगर हमारा लोड रेजिस्टिव है तो लोड साइड का एंगल कितना बन रहा था बताइए, डेल्टा। डेल्टा ही तो एंगल था भाई ES सेकेंडरी EMF और सेकेंडरी करंट के बीच में। अगर हमारा लोड ही रेजिस्टिव हो गया तो डेल्टा क्या हो जाएगा, जीरो। तो पुट डेल्टा जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट। तो R इज इक्वल टू N प्लस IW अपॉन IS। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे एक्चुअल रेशियो का अगर आपको रेजिस्टिव लोड दिया गया है, तो इससे सारे क्वेश्चंस आप क्रैक कर सकते हो, राइट। अब देखते हैं फेज एंगल एरर। फेज एंगल एरर, तो मैंने आपको क्या बताया था, नो लोड करंट की वजह से जो फेज एंगल एरर है वो कितना आ रहा है, थीटा से 180 से कम। फेज एंगल एरर 180 से कम आ रहा है, तो फेज एंगल एरर हमारा क्या था, थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं डिराइव करवा दूंगा, बट उसकी जरूरत नहीं है। आप इस एक्सप्रेशन को याद रखिए, आई म्यू कॉस डेल्टा माइनस आई डब्ल्यू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई nominal ratio into secondary current into 180 divided by pi degree for resistive load डेल्टा क्या हो जाता है, जीरो। तो डेल्टा को जीरो पुट करिए, थीटा आपका किस में आ जाएगा, आई म्यू कॉस डेल्टा हो जाएगा 1, सो आई म्यू अपॉन एन आई एस इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। ये क्या है हमारा, फेज एंगल एरर। तो अब एक चीज मुझे बताइए, मैंने क्या बताया था, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट के बीच का एंगल होना कितना चाहिए था, 180 डिग्री। प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट के बीच का एंगल होना कितना चाहिए था, 180 डिग्री। हो कितना रहा है, ये हो रहा है 180 माइनस थीटा, और ये थीटा जो है वो ये है, थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको, बहुत इजी है। ये आपका ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर वन लाइनर पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो रेशियो एरर या फेज एरर से क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको पहले से पता है। अब आप क्वेश्चन ट्राई करना, आप बना लोगे, राइट। मैं करवाऊंगा क्वेश्चन वैसे भी। सो थैंक यू वेरी मच।